आज यह कक्षा शास्त्री तृतीय वर्ष के लिए लगाई गई है। जो छात्र शास्त्री तृतीय वर्ष में व्याकरण लेकर पढ़ रहे हैं उनका प्रतिष्ठा पत्र में परम लघु मंजूषा पुस्तक निर्धारित है। जैसा कि पहले बतला चुका हूँ, इस पुस्तक के लेखक आचार्य नागेश भट्ट जी हैं। उन्होंने इस पुस्तक में व्याकरण के दार्शनिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। इसी क्रम में नागेश भट्ट बतलाते हैं कि शब्दों में अर्थ कहने की जो शक्ति है वह शक्ति 3 प्रकार की होती है, जिसे अभिधा, लक्षणा और व्यंजना नाम से जानते हैं। अभिधा शक्ति जो मुख्य रूप से शक्ति का बोधक है, वह पूर्व पाठों में बतलाया जा चुका है। आज लक्षणा के संबंध में बतलाना है कि लक्षणा किसे कहते हैं। तो इस पर चर्चा करते हुए ग्रंथकार लिखते हैं, ननु लक्षणा कह पदार्थ। लक्षणा कौन सा पदार्थ है, किसे लक्षणा कहा जाता है। यहाँ पर मैं पूर्व में ही बतलाया कि दार्शनिक अपना विचार अलग देते हैं, तार्किक अपना विचार अलग देते हैं, और वैयाकरण लोग जो हैं वो अपना विचार अलग अलग देते हैं। तो यहाँ तार्किक लोग कहते हैं स्वशक्य संबंधो लक्षणा। स्वशक्य संबंधो लक्षणा अर्थात स्व माने कोई अगर पद लीजिए जिसका अर्थ करना है, तो उसका जो शक्य अर्थ होता है, वास्तविक अर्थ होता है, उससे उसका जहाँ संबंध, जिस रूप में संबंध होता है, उस संबंध अर्थ को प्रकट करने के लिए लक्षणा का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि किसी ने कहा गंगायाम घोषः, गंगा में झोपड़ी। अब गंगा में झोपड़ी कहता है तो गंगा का शक्य अर्थ जो है, यहाँ स्व शब्द से गंगा लिया जाएगा, और गंगा का शक्य अर्थ क्या होता है। गंगा किसको कहते हैं, जल प्रवाह को कहते हैं। वह भी जल प्रवाह, सब जल प्रवाह को नहीं कहते हैं। भागीरथ खाता कहते हैं ना, भगीरथ खाता अवच्छिन्न मूला जल प्रवाह रूपा गंगा है। अर्थात भगीरथ ने अपने प्रयास से खोद करके जो जल प्रवाह को लाए थे, उसी जल प्रवाह को गंगा कहते हैं। तो गंगा का अर्थ होता है जल प्रवाह, लेकिन यहाँ गंगा में झोपड़ी कोई कहता है, गंगायाम घोषः, तो गंगा में झोपड़ी का होना संभव नहीं है। क्या जल प्रवाह में कभी झोपड़ी हो सकती है? नहीं हो सकती है। तब क्या अर्थ होगा? अभिधा से, मुख्य शक्ति से, तो गंगा का अर्थ हुआ जल प्रवाह। लेकिन लक्षणा के द्वारा गंगा का जो शक्य अर्थ है जल प्रवाह, उसका जहां संबंध है, जिसके साथ संबंध है, उस अर्थ को लक्षणा कहते हैं। तो जल प्रवाह का जो संबंध है वो किससे है? तट से है। जल प्रवाह जो है उसका संबंध तट से है, संयोग संबंध तट के साथ है। तो यहाँ गंगा का अर्थ जो होगा, अने शक्य जो अर्थ है जल प्रवाह, उससे संबंधित अर्थात उससे सटा हुआ जो तीर है वह अर्थ होगा। तब इसका अर्थ हो जाएगा गंगायाम घोषः का कि तीरे
घोषः, अर्थात गंगा के तट पर घोष है, यह अर्थ होता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये मुख्य अर्थ से जहाँ काम नहीं चलता है तो यहाँ शक्य संबंधी अर्थ को लिया जाता है। तो शक्य संबंधो लक्षणा, ऐसा इन्होंने कहा है। तो स्व शक्य संबंधो लक्षणा, ये जानिए, अर्थात जिससे, जिस पद से आप अर्थ करना चाहते हैं उस अर्थ, उस पद का जो वास्तविक अर्थ है उस अर्थ से संबंध होना चाहिए। अर्थात तट का जल प्रवाह से संबंध है, इसलिए तट अर्थ लिया जाएगा कि तट पर झोपड़ी है। गंगायाम घोषा अर्थात तीरे घोषः, यह अर्थ लिया जाता है। अब आगे कहते हैं साच लक्षणा द्विधा। वह लक्षणा जो है दो प्रकार की है। क्या क्या है? गौणी शुद्धाच, गौणी लक्षणा और शुद्धा लक्षणा। अब गौणी लक्षणा किसे कहते हैं और शुद्धा लक्षणा किसे कहते हैं, इस पर विचार करते हुए कहते हैं स्वनिरूपित सादृश्याधिकरणत्व संबंधेन शक्य संबंध्यर्थ प्रतिपादिका गौणी। अने स्वनिरूपित सादृश्याधिकरणत्व संबंधेन, अने स्व गंगा पद है जैसे, और उससे निरूपित जो सादृश्य, अने सादृश्य सामीप्य नहीं, सादृश्य, और सादृश्य संबंध से शक्य संबंधी अर्थ को प्रतिपादित करने वाली जो शक्ति है, जो लक्षणा है, उसे गौणी कहते हैं। अब मान लीजिए कि किसी ने कहा व्याघ्र पुरुषः, व्याघ्र पुरुषः किसी को कह दिया, तो व्याघ्र पुरुषः अगर किसी को कह दिया तो बाघ जैसा पुरुष, यह अर्थ होता है। तो बाघ, व्याघ्र पुरुषः में बाघ से सादृश्यता, सादृश्यता क्या है? गुणकृत सादृश्यता। जैसे बाघ जो होता है भयावह है, उसी तरह से वो पुरुष भयावह है। तो सादृश्यता गुणकृत होता है, गुण में रूप का हो या और किसी प्रकार का गुण का, 24 गुण है, इसमें से किसी भी गुण से हो सकता है। तो सादृश्य संबंधेन, स्वनिरूपित सादृश्य संबंधेन कह रहे हैं शक्य संबंध अर्थ को प्रतिपादित करने वाली जो लक्षणा है उसे गौणी लक्षणा कहते हैं। और इसके बाद तद अतिरिक्त संबंधेन, अने सादृश्य संबंध से अतिरिक्त जितने भी संबंध हैं उन संबंधों से शक्य संबंधी अर्थ प्रतिपादिका शुद्ध। अने शक कह रहे हैं कि सादृश्य संबंध से तो जो अर्थ प्रतिपादित होता है, शक्य संबंध का अर्थ प्रतिपादित है, गौणी कहते हैं। और सादृश्य से अतिरिक्त संबंध से शक्य, अतिरिक्त संबंध से शक्य संबंधी अर्थ का प्रतिपादन जहाँ किया जाता है उसे शुद्धा कहते हैं। देखिए, शक्य संबंधी अर्थ कहने का मतलब, शक्य से मतलब होते हैं जो उसका वास्तविक अर्थ होता है और उससे किसी प्रकार का संबंध होता है, जैसे संयोग संबंध हुआ या और भी प्रकार के संबंध बतला जा सकते हैं। तो इन संबंधों के द्वारा जो अर्थ का प्रतिपादन किया जाएगा उसे शुद्धा लक्षणा कहते हैं। अब आगे पुनः कहते हैं यह शुद्धा जो है प्रकारांतरे नापि है द्विविधा। यह लक्षणा जो है पुनः दो प्रकार की हो जाती है। क्या हो जाती है? अजहत स्वार्थ और एक जहत स्वार्थ। अजहत स्वार्थ और जहत स्वार्थ, अर्थात जहति स्वार्थम या लक्षणा सा जहत स्वार्थ, और अजहति अर्थात न जहति स्व अर्थम,
जो अपने अर्थ को नहीं त्यागती है, नहीं छोड़ती है, उस लक्षणा को कहते हैं अजहत स्वार्थ। अब देखिए अलग परिभाषा देते हुए नागेश भट्ट जी कहते हैं कि स्वार्थ संबलित परार्थाभिधायिका अजहत स्वार्थ। स्वार्थ संबलित यानी स्व अर्थ जो है, यानी मुख्य अर्थ जो है उसको लेते हुए और पर अर्थ कुछ दूसरे अर्थ को प्रतिपादित करता हो, उस लक्षणा को अजहत स्वार्था लक्षणा कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए किसी ने कहा काके भ्यो दधि रक्षताम, कौवा से दधि की रक्षा कीजिए। तो कौवा से दधि की रक्षा कीजिए, तो कौवा से दक्षी की रक्षा तो करनी ही है, और इसके साथ साथ दधि को खाने वाले या दधि के जो विघातक हैं, बिल्ली है, कुत्ते हैं, उससे भी दधि की रक्षा करनी है, ये बात कह रहे हैं। तो यहाँ स्व माने काके भ्यो दधि रक्षत हमें कहने का मतलब कौवा से भी दधि की रक्षा करनी है, और कौवा से अतिरिक्त जितने भी दधि के उपघातक हैं, बिल्ली हो, कुत्ते हो, उनसे भी रक्षा करनी है। और यहाँ स्वार्थ संबलित का मतलब स्व अर्थ का परित्याग नहीं किया गया है। अनेक ऐसा नहीं है कि बिल्ली कुत्ता से करना है और फिर कौवा से छोड़ देना है, कौवा से भी करना है और बिल्ली और कुत्ते से भी करना है। तो स्व अर्थ को लेते हुए और अपर अर्थ जहाँ उपस्थित करता हो, उपस्थित होता हो, उस लक्षणा को क्या कहते हैं? अजहत स्वार्था कहते हैं। स्वार्थ संबलित परार्थाभिधायिका लक्षणा अजहत स्वार्था। काके भ्यो दधि रक्षताम, ये बहुत अच्छा उदाहरण है ये पर हैं। और भी उदाहरण देते हैं, छत्रिनो यान्ति, छाता लगा करके लोग जो है छत्रिनो यान्ति, छत्री लोग जा रहे हैं। तो यहाँ छत्री माने छाता भी और उसके साथ साथ वो व्यक्ति भी जा रहे हैं। कुंतान प्रवेशय, और कुंतान माने भाला वाले को प्रवेश कराओ, भाला भी साथ साथ प्रवेश हो रहा है, भाला लिए हुए जो व्यक्ति हैं वो भी प्रवेश कर रहे हैं। तो स्वार्थ सम्मिलित यानी अपना अर्थ को साथ साथ लेते हुए, अपना अर्थ को साथ साथ कहते हुए, अपर अर्थ को भी जो प्रकट करे, जो कहे, उस लक्षणा को हम लोग क्या कहते हैं? अजहत स्वार्था कहते हैं। इस तरह से हम लोग का आया छत्रिनो यान्ति कुंतान प्रवेशय। कुंत कहते हैं भाला को, कुंतान माने भाला को पकड़ने वाला, धारण करने वाले को प्रवेश करा। यष्टि प्रवेशय, यष्टि छड़ी, जो छड़ी लिए हुए है उसको प्रवेश कराओ। तो छड़ी को भी प्रवेश कराएंगे, छड़ी वाले को भी प्रवेश कराएंगे। काके भ्यो दधि रक्षताम, कौवे से दधि की रक्षा करें, तो कौवा से भी दधि की रक्षा करनी है, और कौवा के इतर जो दधि के उपघातक हैं उनसे भी रक्षा करनी है, ऐसा समझना चाहिए। इस तरह से यहाँ कहते हैं कि काके भ्यो दधि रक्षताम इत्यादो, छत्री सहित सेना, छत्री सहित सेना का कुंतान, कुंतान सहित पुरुष और यष्टि सहित पुरुष तथा काक सहित सर्वदधि उपघात के भ्य, ऐसा बोध होता है। इस तरह से यहाँ अजहत लक्षणा, अजहत स्वार्था लक्षणा कला, जो अपने अर्थ को न कहते हुए अन्य अर्थ को कहता हो। और गंगायाम घोषा जो है वहाँ क्या है? वह जहत स्वार्था का उदाहरण है। गंगायाम घोषा तो ऐसा नहीं, कुछ कुछ गंगा में भी झोपड़ी है और तीर पर भी झोपड़ी है। गंगायाम घोषा मन जल प्रवाह में झोपड़ी नहीं हो सकती है, इसलिए यहाँ जो है सो इसको कहेंगे जहत स्वार्था, यानी अपने अर्थ को त्याग करके और तीर अर्थ को बतलाता है। गंगा में झोपड़ी अर्थात गंगा का जो मुख्य अर्थ है उसमें झोपड़ी नहीं है और तीर पर झोपड़ी है, ऐसा अर्थ कहता है। तो इस तरह से जहत स्वार्था और अजहत स्वार्था दो प्रकार की लक्षणा होती है। पुनः अगली कक्षा में